नमस्कार मित्रों, मैं श्रेयम सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेजिलेंस पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया हुआ है और इस एनसीईआरटी सीरीज में ऑलरेडी एक कोर्स फिनिश हो चुका है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 के सभी चारों चैप्टर के एनालिसिस आ चुके हैं। वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा प्लेलिस्ट का। और उसी अब एनसीईआरटी सीरीज में हम अगला जो उठा रहे हैं ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी जो है क्लास 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, क्लास 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स का अपना ही एक अलग महत्व है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को मिला है, कई बार ये देखने को मिला है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन को उन लोगों ने उठा के एग्जाम पेपर में दिया है। मतलब इट मीन्स एनसीईआरटी के लाइंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो एनसीईआरटी मस्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर पहले, इसलिए हमने सोचा कि हम एनसीईआरटी क्लियर करवा दें बहुत लोगों का। एनसीईआरटी रीडिंग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसको एनसीईआरटी पढ़ते समय होता यह है कि बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा है। मतलब सरल भाषा में नहीं लिखा है कि आपको समझा दिया जाए। उसने बहुत हाई लेवल कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिख दिया है, कुछ जहरीले तत्व डाल दिए हैं ऐसे। अब पढ़ लिए, फिर अब दिमाग लगा रहे हैं अब क्या हुआ क्या हुआ। तो इसलिए हम सोचे कि इसका भी एनालिसिस करते हैं, और आप सबकी भी डिमांड थी तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट किया गया था। और इस सीरीज़ को आपका इतना प्यार देने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। और चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम आज की अपनी देखते हैं। जैसे कि मैं श्रेयम सिंह आपको ज्योग्राफी कवर करवाऊँगा, तो मैं 9th से ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 9th से। क्लास 9th के ज्योग्राफी में हमारा जो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। कोई खास उतना बड़ा चैप्टर तो है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। हमको बस भारत को पहचानना है कि पूरी दुनिया में कहाँ पे स्थित है और उसके क्या क्या ये हैं। ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, लेकिन ज़रूरी है। अभी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। बहुत लोग कहेंगे कि क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। आगे चल के जब मैं जहरीले तत्व या बड़ी क्रिटिकल चीज़ें बोलूँगा, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो इट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट। पहले आप अपना बेसिक्स क्लियर करें स्टेप बाय स्टेप। अब एक साथ तो 4 सीढ़ी फांगेंगे नहीं, कोई कोई फांग जाता है, लेकिन अगर ज़रा सा चूक हुआ तो नीचे गिर जाएंगे पूरा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम आराम से समझते हुए चीज़ों को। हमें जल्दीबाजी नहीं, हमें चीज़ों को समझना है। तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, चीज़ों को समझना। हमें रटना थोड़ी है। आप कितना रट लेंगे? सारी एनसीईआरटी आप रट लेंगे? ये तो असंभव आता है कि आप कोई भी सारी एनसीईआरटी रट पाए। तो हमें चीज़ों को समझना है और ब्रेक डाउन करते जाना है। तो चलिए पहले चैप्टर का ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड कराऊंगा और उन सब के बेनिफिट बताऊंगा। और आप सबसे भी अपील है, क्लास होने के बाद आप भी एक बार चैप्टर की रीडिंग दें। क्लास होने के बाद तो देखें आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आपके पास एनसीईआरटी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये जो बहुत सारे वेबसाइट्स पे एनसीईआरटी के पीडीएफ अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी के खुद के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं भी आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके उनके बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल एंड गुड है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये बात देखिए कह रहा है कि हम बहुत पुराने सिविलाइजेशन है। इसको प्रूव कैसे करता है? इसको प्रूव करता है आईवीसी। हमारा जो आईवीसी है इस चीज को सिद्ध करता है कि हम वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन हैं। दुनिया में जब पहली बार कहीं पे शहरीकरण या कुछ हुआ था तो वो आईवीसी का नाम लिया जाता है कि हम इतने पुराने। तो इसको प्रूव करने का आपको मिल गया। देखिए, ये इंटरकनेक्टिंग सब्जेक्ट्स है और एनसीईआरटीज आर इंटरकनेक्टिंग, तो कनेक्ट करते जाएंगे हम। इट अचीव्ड मल्टी-फेज socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. समझ रहे हैं कि पिछले 50 सालों से इंडिया ने, जब से भारत को आज़ादी मिली है उसके बाद से भारत ने लगातार प्रगतिशील देश रहा है। हर फील्ड में हमने प्रगति की है।
कहाँ 3% GDP था, अभी हम 5-6 तक तो टच कर ही लेते हैं। एक वक्त पर था, तेईस था एशियंट में, वो हिस्ट्री की बात है, हम उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि GDP का क्या फंडा है एशियंट में हमारा। आपको अभी के लिए मैं अगर बताना चाहूँ, आप लोग को यकीन नहीं होगा कि इंडिया का GDP एक वक्त पे 23% था। आज से कितनों 100 साल पहले, एशियंट इंडिया के समय में, ब्रिटिशर्स के आने के पहले, एशियंट और मिडल में 23% था। 23, जितना आज अमेरिका का है लगभग, 23 से 25 शायद अमेरिका का है, तो उतना भारत का उस समय था। लेकिन क्या हुआ कि GDP हमारी ऐसी कर गई, वो हिस्ट्री का टॉपिक है, हम हिस्ट्री भी चालू करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। या समझिए कि भारत जो है अभी प्रगतिशील देश है पिछले 50 सालों से। अब देखिए, कोई भी देश तो प्रगति ही करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि इस साल ऐसा था तो अगले साल और गरीब हो जाएगा। अभी देखिए, अगर हम कोविड के सिनेरियो को छोड़ दें, अगर ये कोरोना नहीं आता तो हमारी GDP बढ़ती ही बढ़ती, हम प्रोग्रेस करते ही करते। ये तो एक अनहोनी घटना हो गई जिसके वजह से पूरे देश को नुकसान हुआ और पूरे विश्व को नुकसान हुआ, बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ, सुपर पावर्स को नुकसान हुआ। ये नहीं होता तो हम प्रगति करते ही करते। तो इट मीन्स कोई भी देश जो है प्रगतिशील रहेगा ही। तो पिछले 50 सालों से हमारा देश भी प्रगतिशील है, अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के लोकेशन की। अब समझिए, आपके सामने वर्ल्ड मैप है, देखिए नीचे वर्ल्ड मैप है, ये देखिए वर्ल्ड मैप। अब इसमें बोले हैं कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है। इस वर्ल्ड मैप में हम अपने प्यारा भारत को ऐसे तो देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है। लेकिन ये कौन सी जगह है, इनको लोकेट कैसे करेंगे, ये है कौन सी जगह, इसको लोकेट कैसे किया जाएगा। तो देखिए आपको बताता हूँ, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर, इसको बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काटती है बीचों बीच, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अभी हमारी पृथ्वी जो है, आप जनरली मैप देखते हैं तो ऐसा प्लेन दिखता है, लेकिन ऐसी प्लेन तो है नहीं हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तो गोल भी नहीं, अंडाकार है, मतलब एक तरह से सर्कल समझ सकते हैं, गोल है। तो ये आप इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे ऐसे फोल्डेड है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में टच है, ऐसे फोल्ड होके, ठीक है। अब इस पे देखिए, ये जो हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है। अब दो हिस्सों में हमने बांटा, क्योंकि हमने ये बांटने का कारण ही ये था कि हम लोकेशन पता कर सके किसी भी चीज की। तो सबसे पहले तो दो हिस्सों में बांटा, ऊपर वालों को हमने नाम दिया नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाले को नाम दिया हमने सॉदर्न हेमिस्फेयर। स्पेयर का आधा हेमिस्फेयर, सिंपल टर्म है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। फिर ऐसे भी हमने एक काटा बीचों बीच 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री क्या है आपको पता है ना, ये 0 डिग्री तो पता होगा बहुत लोगों को, ग्रीनविच टाइम, GMT, मतलब यहाँ से हम पूरी दुनिया का टाइम मेजर करते हैं। जैसे हमारा जो है, हम जो है 5.5 घंटा प्लस में है GMT से, हम 5.5 घंटा प्लस में है GMT से, 5.5 घंटा, तो यहीं से सब मेजर होता है। तो अब हो गया देखिए, और 4 हिस्से हो गए। अब और आसान, इस लाइन के इधर होगा ईस्ट, इस लाइन के इधर होगा वेस्ट। अब समझिए, मैं किसी आदमी को यहाँ खड़ा करता हूँ तो उसके लिए हो गया ये ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो हमको चारों डायरेक्शन पता चल गई। अगर हम अपने इंडिया को गौर से देखें तो वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। किस डायरेक्शन में है, ईस्टर्न साइड है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न रीजन में है ये, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न रीजन में है, इतनी बात हमें पता चली, ठीक है। अभी इतनी जानिए, अभी इससे और भी डिटेल में हम देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस कंसेप्ट को समझिए आप कि हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में है, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया, प्यारा भारत। चलिए समझ में आ गया। अब थोड़ी रीडिंग करते हैं कि एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा क्या है इसके बारे में। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बिल्कुल इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है। एंटायरली इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो मैंने बात कही आपसे, पूरा का पूरा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कुछ देश ऐसे हैं जो आधा साउथ में है तो आधा नॉर्थ में। अगर जो इक्वेटर के आसपास जो देश हैं वो लोग तो ऐसे होंगे, जैसे ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सब तो है ही।
ठीक है, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये आगे कुछ जहरीला था, तो अब आप बोलेंगे ये क्या है सर, आप तो बोले नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, तो ये क्या हुआ। देखिए, जैसे ये दो लाइन हमने मारा था यहाँ, ये दो लाइन से हमने पृथ्वी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन फिर भी हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली। हमको ये पता चला कि इस पूरे रीजन में कहीं तो है इंडिया, ये पूरे रीजन में कहीं तो है इंडिया, लेकिन इस पूरे रीजन में एग्जैक्टली यहाँ है, ये हमें कैसे पता चले। या कोई भी देश जैसे अमेरिका यहाँ पे है एग्जैक्टली, ये कैसे पता चले। तो उसके लिए हमने जैसे ये एक मारा, ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे कर करके मारा, फिर ऐसे कर करके मारते गए हम लोग ऊपर नीचे भी लाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अब हम डिग्री से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 1 से 2 डिग्री के बीच में 10 कितना मिनट 100 मिनट का फर्क रखा है, तो उसका कोई आपको नहीं लेना। अब आपको मैं बताता हूँ हुआ कैसे। अब देखिए, आपको यहाँ लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन दिख रहे हैं 60 डिग्री, सपोज ये होगा 70 या फिर 80 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री, तो ये 100 डिग्री होगा, ये 105 डिग्री होगा। तो ऐसे डिग्री देख रहे हैं। अब हर एक डिग्री तो बना नहीं सकते हम, यहाँ पे छोटा सा है। तो इसका क्या कहना है कि हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री, मतलब समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट, अगर मैं यहाँ से कोई लाइन बनाऊँ, मैं ये अप्रोक्सीमेट यहाँ से कोई लाइन बनाऊँ, तो ये हो गया आपका 68 डिग्री, 68 डिग्री एंड 7 मिनट। समझिए ये लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट की, ये हो गया आपका ईस्टर्न। और ये ई क्यों लिखा है, तो ई लिखने का सिंपल सा कारण देखिए, मैंने आपको बताया था ई क्यों लिखा है। ई इसलिए क्योंकि ये ईस्ट है, ये जो जीएमटी है इसके ईस्ट में है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के ईस्ट में है, इसलिए हम बोलेंगे ई 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहाँ तक, से हम बोलेंगे 97 कहाँ आएगा, 90 के बाद आएगा ना, ये आएगा 90 के बाद, ये हो गया 97 हो गया, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया आपका 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में। अब हमको ये पता चल गया, देखिए हम और नज़दीक पहुंच गए अपनी मंजिल के, कि हमारा इंडिया जो है, प्यारा भारत जो है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में है, सॉरी मैं आपको वेस्ट यहाँ लिख दिया था, ईस्टर्न साइड में है, ये हमें पता चल गया। हमारा प्यारा भारत जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में है, ये तो हमें पता चल गया। हम अब इसी को जूम कर लेते हैं, ईस्टर्न साइड में है, ये पता हमें चल गया। हमारा भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न, हम ईस्ट हैं, पश्चिम वो है अमेरिका, लोगों को हम पश्चिम देश बोलते हैं क्योंकि वो पश्चिम है, देखिए कहा होता है ना पश्चिमी देश, पश्चिमी सभ्यता, वो पश्चिम में है, वो वेस्ट में है, इसलिए हम पूर्व में हैं, इसलिए ईस्ट। ठीक है, ये तो अब हमको पता चल गया, इसमें है एक स्टेप आगे। और उसमें भी एक स्टेप आगे कहाँ चले गए कि हम 60, ये दो लाइन जो है ना, ये दो लाइन के बीच में है। लेकिन अब बताइए मुझे, ये देखिए हमारा इक्वेटर है और ऊपर कितने भी होगा, अब इस यहाँ से यहाँ के बीच में कहाँ है, यहाँ भी हो सकता 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 है, लेकिन इस जगह पे ही है, एग्जैक्टली इसी जगह पे है। पता लगाने का क्या तरीका है, तो सो याद नहीं, देखिए सिंपल तरीका है पता लगाने का। हमने मेरे से बोला कि ऐसे ऐसे हमने सीधी लाइन मारी है, तो हमने इक्वेटर के पैरेलल भी तो कुछ लाइंस मारी हैं, इक्वेटर के पैरेलल भी हमारे पास कुछ डिग्री हैं, तो हम उनको लिखते हैं। जैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए ये डिग्री यहाँ पे इक्वेटर जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 करते करते सपोज हम 8 पे पहुँच जाते हैं, ये मानिए आपका 8 डिग्री है। ठीक है, ये मानिए आपका 8 डिग्री है। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट है। से कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ देखिए 50 30 अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए 36 यहाँ होगा, 36 डिग्री 6 मिनट। 36 डिग्री 6 मिनट, 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 36 डिग्री 6
देखिए कितना वास्ट कंट्री है, 8 डिग्री से स्टार्ट होके 36 मिनट तक है। अब नाउ वी गॉट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ अवर इंडिया। इंडिया इज दिस इज इंडिया। अब हम एग्जैक्ट लोकेशन अपने इंडिया की बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ये हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है। आपको एक और टर्म बता दो, ये जो है इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन चलती हैं इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स। और जो ग्रीनविच टाइम्स के पैरेलल नहीं, उस एक ही आप याद देखिए, जो इक्वेटर से बराबर जो लाइन चला रहे हैं वो तो सीधा ऐसे 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 है, लेकिन जो ग्रीनविच टाइम्स के पैरेलल हम लाइन चला रहे हैं वो एक ही पॉइंट से ओरिजिन होते हैं, ठीक है? उनका जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट से होता है। वो जो ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, मतलब एक ही पॉइंट से ऊपर भी और एक ही पॉइंट से नीचे। आपने सुना होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक ही पॉइंट से नीचे भी एक ही पॉइंट से ऊपर भी ये होते हैं, समझ लीजिए इसको। ये टर्म आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के बीच में अगर हम निकाले, कभी ये छोटे मोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ से, मतलब 4 स्टेटमेंट दे देगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब बोलेगा चारों में से करेक्ट कौन सा है। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है? ये फंडा आप लोगों का क्लियर हो गया कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। यही थोड़ा होता है, टेक्निकली है, लेकिन टेक्निकली आप समझ दोगे ना कहाँ है इंडिया। ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स हैं इनको हम फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत डीप में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कितने मीटर पे होते हैं, क्या होते हैं, इनको हम डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लीजिए, इक्वेटर के पैरेलल जो चले उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, और ग्रीनविच टाइम के पैरेलल जो चले उनको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड। तो कहाँ से कहाँ तक है इंडिया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अभी ईस्ट क्यों बोला पता है ना आपको? क्योंकि हम ईस्ट साइड हैं। और ऐसे इधर नॉर्थ क्यों बोला? क्योंकि हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में है पूरे की पूरे, इसीलिए। डायरेक्शन क्लियर हो रहा है? इक्वेटर का आप कोई नीचे रहता तो हम उसको साउथ बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को हम साउथ बोलेंगे, लेकिन इंडिया को हम नॉर्थ बोलेंगे। ओके, दिस इज हमारा प्यारा भारत। चलिए आगे रीडिंग करते हैं। अब आगे हम रीडिंग करते हैं अपने पीपीटी में। So this was the our main motto completed। बस ये जो आपका चैप्टर का नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो हमने लोकेशन तो देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, लोकेशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं मैं बता देता हूँ। इन सब चीज़ों को हम फिजिकल में बहुत अच्छे से देखेंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, बहुत ऐसा पता तो होगा, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को बता देते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका, ये देखिए हमने कुछ लैंडमार्क्स दिए हुए हैं कि जिस लैंडमार्क से हम देख पाएँ। तो समझ लीजिए ये जो लाइन है, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। बस आप इतने याद रखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और कुछ नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और यहाँ लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ वाला लैटिट्यूड को, जैसे कि मतलब 36 डिग्री 8 डिग्री से 36 के बीच में, तो उसमें जो 23 डिग्री वाली लाइन होगी उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। सेम ऐसा ये लैंडमार्क नीचे है सडर्न हेमिस्फीयर में, जो सडर्न हेमिस्फीयर में है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। फिजिकल का टॉपिक है, देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ देखते हैं, ठीक है? 2 इक्वल पार्ट में हमारे भारत को कौन बांटता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। नाउ साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and the Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea। अब देखिए इंडिया तो है ये, अब इंडिया जो है अकेला नहीं है भाई, अब मैं इंडिया का मैप दिखाता हूँ। दिस इज इंडिया, ओके, दिस इज इंडिया। साउथ
वेस्ट, साउथ वेस्ट पे आ गए भैया, ये क्या है, ये हो गया आपका अंडमान, और साउथ ईस्ट ये हो गया। अब हम जो ये डायरेक्शन बात का बोले, हाँ साउथ, ये तो इक्वेटर के ऊपर ही है, फिर कैसे साउथ हुआ? तो हम जो उस समय बात कर रहे थे लोकेशन की, वो था हमारा वर्ल्ड पर्सपेक्ट में। वर्ल्ड पर्सपेक्ट में हम इक्वेटर को देखते हैं, लेकिन हम इंडियन पर्सपेक्ट में बात कर रहे हैं, इंडियन के लेवल। जैसे आप घर में बोलोगे ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, आप घर में बोलोगे अपने पर्सपेक्ट में, तो हम इंडिया के पर्सपेक्ट में बोल रहे हैं। जैसे दिल्ली में देखोगे, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, तो वो अपने दिल्ली की पर्सपेक्ट में बोला ना किस डायरेक्शन में है। तो हम इंडिया के पर्सपेक्ट में देखने, अगर मैं किसी बंदे को यहाँ खड़ा करता हूँ, तो उसके लिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। बोलते मुंबई वेस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट इस एरिया का क्या नाम है, क्योंकि ये ईस्ट में है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स। ये डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। अगर मैं किसी बंदे को यहाँ खड़ा करता हूँ, तो कहीं भी, आप कहीं भी खड़ा हो, वहां से आप देख सकते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न जो है ना, सॉरी साउथ ईस्टर्न, साउथ ये नीचे हो गया साउथ, नीचे हो गया साउथ। तो साउथ ईस्टर्न जो है ना, ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, और ये हो गया आपका साउथ वेस्टर्न लक्षद्वीप। ये दो आइलैंड समूह है हमारे भारत के। मतलब एक तो ये मेनलैंड है हमारा भारत का, दिस इज अ मेनलैंड ऑफ अवर इंडिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मेनलैंड है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स भी हैं जो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आते हैं। तो ये दो हैं मुख्य आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाता जाऊंगा, बोला हूं ना, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ये फाइंड आउट दिस ग्रुप हमने देख लिया। और आप सबसे विनती है, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप सबके पास एटलस होना चाहिए। जब भी आप इसको आगे जा करके रिवाइज करें, तो आपके पास एटलस होगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिए यहाँ एक पॉइंट है आपके जानने वाला, कि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट अब क्या है आपको बता दूं। ये जो हमारा अंडमान है, ये जो हमारा मैंने बोला 8 डिग्री 4 मिनट, ये है ना, ये जो हमारा अंडमान है, इसका ये सबसे नीचे का पॉइंट, मतलब हमारा भारत का सबसे टिप, यहाँ समझेंगे, यहाँ भारत खत्म, इसके नीचे भारत नहीं, यहाँ तक ही भारत की टेरिटरी है, इसके नीचे भारत की टेरिटरी नहीं है। तो इसको बोला जाता था, बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। अब जाता था क्यों बोला, क्योंकि 2004 के सुनामी में ये पूरी तरीके से समुद्र में समा गया है, सबमर्ज हो गया। 2004 में जो सुनामी आई थी, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया। ये भी एक आइलैंड ही था, अपना अंडमान निकोबार ग्रुप्स का ही एक आइलैंड था, लेकिन 2004 के सुनामी में ये सबमर्ज हो गया। ये तो बॉटम मोस्ट पॉइंट हुआ अपने भारत का। इसको आप ऐसे याद रखिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट अपना कन्याकुमारी नहीं है बॉटम मोस्ट पॉइंट। बहुत लोग कन्याकुमारी बोल देते, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत, पर नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, हमारा भारत है नीचे कहाँ तक, इंदिरा पॉइंट तक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट तक। नाउ नेक्स्ट हम साइज की बात कर लेते हैं अपने इंडिया के। The landmass of India has an area of 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप बोलते हैं किसी भी घर का स्क्वायर किलोमीटर में एरिया निकालते हैं, तो ये इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड दिस इज 7th लार्जेस्ट, हम 7th है वर्ल्ड में, ठीक है। ये जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% हो गया। मतलब जितने भी, अगर हम पूरे वर्ल्ड को बोले 100% जमीन है, तो उसमें 2.4% जमीन इंडिया के पास है, ठीक है। आगे चलते हैं। वही मैंने आपको बोला 7th लार्जेस्ट, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय साइज, ठीक है। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर तो बाउंड्री लाइन है हमारी खाली। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार को मिला के, अब कोस्ट लाइन आप बोलेंगे क्या है, एक तो हो गई ये वाली बाउंड्री, ये एक तो हो गई ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री जो हमारी अन्य देशों से लगती है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, तो ये है 15,000। और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री हो गई, वो हमारी हो गई ये वाली बाउंड्री, जो समुद्र के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, ये वाली बाउंड्री। और ये किसको इंक्लूड करके हम बोल रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, ठीक है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है। ये हम अंडमान और निकोबार के कोस्ट को इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि हमारा
जो है इतना है 7,516 किलोमीटर। ये आपको एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, बस ऐसे फैक्ट्स हैं तो आप याद रखिए। नाउ इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, south of about 22 degree north latitude it begins taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into the two seas, the Arabian Sea and the west, and Bay of Bengal on its east। देखिए ये भी बेसिक बात ही है कि इंडिया जो है दो समुद्र, दो ओशन, सी नॉट ओशन, ओशन तो इंडियन ओशन है, सी हम सी बोलेंगे। ओशन देखिए इंडिया के जो है ईस्ट में हो जाएगा वो बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, और इंडिया के जो वेस्ट में हो जाएगा उसे हम अरेबियन सी बोलेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी बोलेंगे इनको, ठीक है। और सागर जो है हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसमें कोई नहीं, बस वही वो फैक्ट वहाँ लिखा है। और जो उसने बोला है वो नॉर्थन, तो हमारा जो फिजिकल फीचर, हम जो चैप्टर 2 होगा इसका फिजिकल फीचर ही होगा, उसमें डिटेल रखेंगे। लेकिन एक होता है ये जो है ना, ये और ये जो है इतना एरिया हमारा यंग फोल्ड माउंटेन से, हम जिसको हिमालय बोलते हैं, हिमालय, ठीक है, हिमालय हमारा यहाँ है। और ये जो है बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। हम लोकेशन सिर्फ देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं कहाँ किया है, हम फैमिलियर हो रहे हैं अपने इंडिया के साथ। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए मेनलैंड का लगभग 30 डिग्री है लैंजिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड, मतलब 30 डिग्री का है, इतना भी इतना भी। मतलब अगर हम डिफरेंस निकालेंगे जैसे मैंने आपको बोला ये यहाँ हमारा प्यारा भारत है, तो उसका क्या कहना है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, दोनों जो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। तो ये कोई डिग्री होगा, ये कोई डिग्री होगा, ये कोई डिग्री होगा, ये कोई डिग्री होगा, अगर हम उनका डिफरेंस निकाले तो हमारा 30 डिग्री निकलेगा, इसका कहना है लगभग। लेकिन इसके बावजूद हम देखेंगे हमारा प्यारा भारत जो है, हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, इसका ये जो है वेस्ट ईस्ट जो है 2,933 किलोमीटर है, और नॉर्थ साउथ जो है 3,214 किलोमीटर है। मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, बस यही वो कहना चाह रहा है कि 30 डिग्री है लगभग बराबर। लेकिन फिर भी इंडिया का जो है नॉर्थ साउथ का जो पोर्शन है, अगर हम टिप को जोड़े तो वो ज़्यादा बड़ा है। मेन लैंड का, हम पहले ही बोल रहा हूँ, मेन लैंड का, हम इसमें आइलैंड ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे हैं, मेन लैंड का। स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो छोटा लगता है नॉर्थ साउथ, और है भी थोड़ा छोटा। फ्रॉम गुजरात टू हिमाचल प्रदेश देयर्स टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। वही बोला ना, जैसे कि हम GMT से भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। अभी तो हम पूरे भारत के लिए 5.5 घंटा आगे, तो डिग्री बढ़ता है तो समय भी बढ़ता है। अब एक साथ सूरज सब लैटिट्यूड के ऊपर या लॉन्जिट्यूड के ऊपर तो रहेगा ही नहीं। तो गुजरात से अगर कोई अरुणाचल देखेंगे तो 2 घंटा का अंदर, अगर अरुणाचल में सुबह 5 बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में सूर्य उदय होगा 7 बजे। इसका सिंपल। अरुणाचल में सुबह 4:30 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में होगा 6:30 बजे। और यदि अरुणाचल में शाम होती है रात 5 बजे, तो सूर्यास्त होता है 5 बजे, तो गुजरात में होगा 7 बजे। मतलब आपको कहना क्या था, आपने कुछ नोटिस भी किया होगा, आप में से कोई लोग ट्रैवल करते होंगे बहुत ज़्यादा दूरी की सफ़र, जैसे कि अगर सपोज मैं बोलूँ बिहार यूपी, मैं बात करता हूँ बिहार यूपी का कोई है, मैं जनरली देखता हूँ बिहार यूपी वाले ज़्यादातर मुंबई में जाते हैं। तो बिहार यूपी का कोई बंदा है, वो जब मुंबई में जाता होगा अपने काम से, तो जनरली देखता होगा कि मुंबई में जनरली आप देखोगे 7, इवन कभी कभी जो है 7:30 से 8 बजे तक भी उजाला लगता है, एकदम अंधेरा नहीं होता है। जबकि बिहार यूपी में आप देखोगे कि 6 बजे से ही अंधेरा होना चालू हो जाता है, 6 बजे से ही अंधेरा चालू हो जाता है। कितने बजे से? 6 बजे से ही। कभी कभी देखोगे कि 6 बजे ही भाई अंधेरा हो गया। ये देखने को मिला होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये होता क्यों? टाइम लैग के वजह से। अगर सपोज हम वहाँ के लोकल टाइम उनको छोड़ देते तो कितना प्रॉब्लम होता भारत में
किसी को हर स्टेट में जाके अपनी घड़ी बदलनी पड़ती है। अभी तो देश बदलने पर घड़ी बदलनी पड़ती है, यहाँ तो हर स्टेट में घड़ी बदलनी पड़ती। तो इंडिया ने इसका एक सोल्यूशन निकाला और उसने स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया। ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला जो हमारा लॉन्जिट्यूड है, उसको हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। जैसे वर्ल्ड के लिए ग्रीनविच टाइम को माना, और हर देश का है, ऐसा बात नहीं हमने इंडिया ने के लिए अपना यूनिक कुछ कर दिया। हर देश के पास उसका स्टैंडर्ड टाइम है। रशिया के पास तो 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है, अमेरिका में तो 5 हैं। जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उनके ज़्यादा हैं। हमारा उतना बड़ा कंट्री नहीं है कि हमको ज़्यादा रखने की जरूरत पड़े। बात चल रही थी बीच में कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हम अलग बना दें, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जैसे रशिया जैसे बड़े बड़े देश में वहाँ 11 टाइम जोन है। तो ये देखिए, ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन की लॉन्जिट्यूड 82 डिग्री, ठीक है। ये है, मैप पे भी आपको दिखा दिया मैंने। अब ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं, वनडे एग्जाम्स में, SSCL में पूछे जाते हैं कि ये गुजरती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में गुजरती है, और इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम फॉर पूरी होल कंट्री मान लिया। मतलब इस लॉन्जिट्यूड पे या इस मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जिस समय सूरज का प्रभाव होगा, जो टाइम होगा, इस जो टाइम होगा वही टाइम हम पूरे भारत के लिए मानेंगे। अगर यहाँ 6 बज रहा है तो पूरे भारत में 6 बजेगा, यहाँ 7 बज रहा है तो पूरे भारत में 7 बजेगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, इतनी सी बात है बस। इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। वही बोला, साउथ से नॉर्थ जाओ तब भी डे नाइट में फ़र्क दिखेगा लैटिट्यूडनल एक्सचेंज में, और नॉर्थ से इधर जाओ तब भी डे नाइट में फ़र्क दिखेगा। चलिए आगे रीडिंग करते हैं। मैं बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। हम अपने इंडिया को अब जो है वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके देखते हैं, वर्ल्ड के हम क्या कंपेरिजन कर सकते हैं। इंडिया लैंडमास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, और ईस्ट और वेस्ट एशिया में हम अपना सेंट्रलाइज करते हैं, सेंट्रल लोकेशन में है। इंडिया इज साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हमारा जो इंडियन प्लेट है यहाँ नहीं था, बाद में आया था। ये फिजिकल का टॉपिक है, हम फिजिकल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो साउथ का ही एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं हमारा इंडिया है, एशियन कॉन्टिनेंट का। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, पश्चिम में जो हमारा यूरोप है उसको कनेक्ट करते हैं, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। जो हमारा जो इंडिया है ना, इसका लोकेशन बहुत यूनिक है। जो ओशन है इंडियन ओशन, वो बिजिएस्ट, बहुत ज़्यादा बिजी ओशन है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट और एक कनेक्टिविटी देता है यूरोप के देशों को और एशिया के देशों को आपस में। तो इंडिया एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाउ डेक्कन पेनिनसुला प्रोरूट्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and the East Asia from the eastern coast। देख रहे हैं हमारा जो हमारे पास बेनिफिट क्या पता है, हमारे पास दोनों साइड ओशन है, ईस्टर्न साइड भी ओशन है, वेस्टर्न साइड भी ओशन है। तो हमारे वेस्टर्न साइड ओशन होने से फायदा क्या कि हम यूरोप, अफ्रीका की कंट्रीज के साथ और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ डायरेक्ट व्यापार और कांटेक्ट रख सकते हैं। और ईस्टर्न साइड होने का क्या फायदा है, हम ईस्ट एशिया के साथ और इन सब देशों, ईस्टर्न एशिया के साथ ट्रेड और सब कुछ रख सकते हैं, और साउथ ईस्ट के कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो फायदा, ये फायदा हुआ। लैंडलॉक कंट्रीज के पास ज़्यादा फायदा नहीं होता है, जिसके पास ज़्यादा ओशन का लैंड बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री, उनको ज़्यादा फायदा है। तो हम लकी, हमारे पास इतना लंबा कोस्ट लाइन बाउंड्री है, हमारे लिए फायदे की बात है। नो अदर कंट्री हैज द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज एन इंडीड। भारतीय ओशन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन जो है इंडिया का ही है। इंडियन ओशन जो है हिंद महासागर, उसमें हिंद महासागर में जो है भारत का जितना लंबा कोस्ट लाइन है किसी और कंट्री का नहीं है, नॉट इवन ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन। वो पैसिफिक से आ जाता है, इंडियन ओशन में तो उसका थोड़ा सा हिस्सा रखते हैं। तो इंडियन ओशन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसी के पास है, तो वो इंडिया के पास है। इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन व्हेन जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। और आपको एक ही नहीं बता दो, पूरे दुनिया में 7 ओशन है, लेकिन एकमात्र समंदर ओशन, एकमात्र ओशन
सागर जो किसी देश के नाम पे पड़ा हो वो है इंडियन ओशन। और कोई देश और कोई सागर ऐसा नहीं है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया हो यूएन में ही। किसी देश के ऊपर किसी ओशन का नाम नहीं रखा गया। पैसिफिक है, अटलांटिक है, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, अंटार्कटिकल, ये सब है, लेकिन किसी देश के ऊपर नाम नहीं है। किसी भी ओशन का किसी देश के ऊपर नाम नहीं, लेकिन इंडिया के नाम के ऊपर है ये ओशन का नाम, इंडियन ओशन। क्यों? कारण है क्योंकि इंडिया जो है एक एमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। मतलब सब कुछ, अगर इंडिया चाहे तो पूरा कंट्रोल ले सकता है हिंद महासागर पे, ऐसा पोजीशन में है इंडिया। सबसे बड़ी कोस्टलाइन है इसके पास और इसकी टेरिटरी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ओशन तक फैली हुई है, तो ये एक परमानेंट पोजीशन में है। ठीक है, एक छोटा सा फैक्चुअल है यहाँ पे। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विच कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप इज रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। मतलब आपको अगर मैं ये वर्ल्ड मैप में समझाना चाहूँ तो सब समझ में आएगा अच्छे से। लेट मी, आपको दिखना है ना, इंडिया जो है 7000 किलोमीटर का है एक्सटेंट। हाँ ये देखिए, समझिए ये यूरोप है ना। अब यूरोप से किसी बंदे को यहाँ आना था तो पहले वो कैसा आता था पता है? पहले जैसे मैं बता दूँ, वास्को ड गामा की यात्रा जो सबसे पहले आए थे वो ऐसे आए थे। फिर ये केप ऑफ गुड होप, यहाँ एक केप ऑफ गुड होप है, इसका चक्कर लगा करके फिर यहाँ देखिए ऐसे आना पड़ता था। इतना लंबा रूट है, मतलब पूरा अफ्रीका को घूम के आना पड़ता था ऐसे, पहले नीचे फिर ऊपर। लेकिन हुआ ये है कि यहाँ जो है ना एक स्विच कैनल बन गया है, मतलब मैन मेड। ये जो ये समंदर है, ये समंदर है, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्ट। तो यहाँ एक मैन मेड कैनल बनाया गया, मतलब समुद्र को मिला दिया गया कैनल के थ्रू। तो अब क्या होता है, कोई भी यूरोप से आना होता है तो वो सीधा इस रास्ते से आ जाता है और यहाँ सीधा इस रास्ते से आके यहाँ। तो इससे हुआ ये कि जो हमारा डिस्टेंस था और ट्रैवल का टाइम था दोनों घट गया, व्यापार अच्छा होने लग गया और चीज़ें भी आधुनिकता से आगे बढ़ने लग गई, डेवलपमेंट में ग्रोथ आई। और क्या होगा, यही सब चीज़ें होंगी। और ये हुआ कब था? 1869 में स्विच कैनल को ओपन किया गया था, खोला गया था। और यूरोप के कंट्रीज नहीं बनाया था। और क्यों बनाया था? क्योंकि इंडिया के साथ ब्रिटिश आक्रमण हुआ था, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हुआ था और इंडिया के साथ ट्रेड करना उनका बहुत पैशनेट हो गए थे इंडिया के लिए। तो स्पेशली इंडिया के उन्होंने स्विच कैनल खोल दिया कि हम इंडिया के साथ आसानी से ट्रेड कर पाएँ। ये स्विच कैनल का फायदा आज देश की सभी कंट्रियाँ उठाती है। किसी भी शिप को अब यूरोप के साथ या फिर कहीं भी आने जाने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं। अभी रिसेंट का ही है कि कोई कंटेनर स्विच कैनल में फंस गया था तो कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, कितने जहाज अटक गए थे, क्योंकि वो बहुत बिजी रूट है। अब स्विच कैनल बहुत बिजी रूट हो गया है। ठीक है, ये एरिया वाइज देखिए, इंडिया 7वां कंट्री सबसे बड़ा। अगर आप टॉप 7 का नाम याद करना था तो याद कर सकते हो। सबसे बड़ा रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंडिया ही आ जाता है अपना 7वें नंबर पे। ये इंडिया का मैप है, देखिए। हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये देखिए स्विच कैनल आपको यहाँ दिखेगा। तो हाँ, यहाँ कहीं है, देखिए स्विच कैनल। दिस इज स्विच कैनल, मतलब ये जो है इसको और इसको हमने कनेक्ट किया स्विच कैनल के थ्रू। अब यहाँ से आते हैं और ये डायरेक्ट आ गए इंडिया। अफ्रीका से भी कनेक्ट हो गया, मतलब यूरोप के देशों को घूम के नहीं आना पड़ेगा, यहाँ से वो सीधा आ सकते हैं। हमारा ट्रेड देखिए कहाँ कहाँ से चलता है। ये जो हमारे मुख्य पोर्ट हैं कुछ, कहाँ कहाँ से हम ट्रेड करते हैं, कितने देशों से हम ट्रेड करते हैं, देख सकते हैं। नाउ India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. अब ये बात नहीं है कि सिर्फ समुद्र के रास्ते खुले, खोज हुई तभी भारत का कांटेक्ट हुआ दूसरे देशों से। हमने देखा है कि आईबीसी चलिए, छोला करके एक डायनेस्टी थी एशियंट इंडिया में, वो जो है रोम के साथ व्यापार करती थी, रोमन एम्पायर के साथ। तो होता था ना उस समय भी, उस समय तो समुद्री मार्ग नहीं खोजे गए थे, तो उस समय लैंड मार्ग से जाते थे। अब लैंड मार्ग देखिए होते हैं कि माउंटेन्स के बीच में पासेस होते हैं, वो हम फिजिकल में पढ़ेंगे क्या होते हैं पासेस। जो दो माउंटेन होते हैं उसके बीच जो जगह होती है उसको पासेस बोलते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लिए, वो पासेस हमको कनेक्ट करते थे थ्रू रोड्स। तो यहाँ माउंटेन तो है, ये बात सही है, यहाँ माउंटेन है,
लेकिन इसमें थोड़े थोड़े पासेस भी हैं बीच में, उस पासेस से हम ऐसे कनेक्ट हो जाते थे। तो हाईवे मैरीटाइम से भी पुराना है हमारा विद ट्रेड का, मतलब भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड बहुत पुराना है। आईबीसी में भी हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होता है, देखा जाता है, आईबीसी में भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड हमको देखने को मिलेगा। The various passes across the mountains in the north had provided passages to the Asian travelers। ये देखिए जो मैंने आपको बोला फांगपुई, मतलब ये सब जैसे कुछ एशियन ट्रैवल्स वो भी इस पासेस का रास्ता करके आ गए। While the oceans restricted such interaction for a long time। ओशन जो है, ओशन के आने के बाद ये बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन ज़्यादा फास्ट हुआ, ट्रेड ज़्यादा बढ़ा, मतलब ज़्यादा होने लगा चीज़ें, क्योंकि आप पासेस के बीच में तो आप बड़े बड़े जहाज लेके नहीं जा सकते, बड़े बड़े ट्रक लेके नहीं जा सकते कि उतना सारा सामान एक साथ लेके जाए। लेकिन ओशन में हम बड़े बड़े कंटेनर लेके जा सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा डॉकवार्ट का शिप जाता है, आप देखते ही हो, तो ये फायदा हुआ। दीज रूट्स, अब जो ये है, हम किस रूट्स की बात करें, वो हाईवे वाले पासेस वाले रूट्स की। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एशियन टाइम्स। एशियन टाइम्स से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था अभी। The ideas of Upanishads and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। ये सब पूरी दुनिया में कहाँ पहुँचा? ये तो भारत की देन है ना। रामायणा, उपनिषद, पंचतंत्र, न्यूमेरिकल्स, डेसिमल सिस्टम, ये तो भारत का है। तो ये पूरी दुनिया में कैसे पहुँचा? इन्हीं रूट्स के जरिए ट्रैवलर्स आए, सीखे, गए, अपने देश में प्रचार किए इनका। The spices, मुल्सलिन एंड अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज। मुख्य किस चीज़ का व्यापार होता था? स्पाइसेस का, मसालों का। भारत मसालों के लिए बहुत फेमस है। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। तो बदले में हमारे इधर भी तो कुछ दिखता था, तो ग्रीक स्कल्पचर्स हम देख सकते हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल्स देख सकते हैं, ये सब हम देख सकते हैं कि हमारे इधर है। अब देखिए सिकंदर का समय थोड़ी समुद्र का मार्ग था, वो तो ऐसे ही आया था पैसेज के जरिए। तो वही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हमारा पहले रिलेशन ना था रिलेशन, ये बिल्कुल गलत होगा, पहले रिलेशन नहीं था। ठीक है, ट्रेड देख लिया हम इंडिया का। अब से हम अपने पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। हमारे पड़ोसी कौन है? पड़ोसी देश। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में बहुत अच्छी पोजीशन है इंडिया की। मैंने आपको पहले बोला, दोनों साइड से ओशन है, ऊपर यंगफोल्ड माउंटेन, बहुत अच्छी पोजीशन है। इंडिया के पास 28 स्टेट्स करेक्ट है, और जो है यहाँ 10 यूनियन, ये अपडेट हो गया है ना, सॉरी 10 नहीं 9 यूनियन टेरिटरी है, ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरी है, ये तो अपडेट होता रहता है, इसको आप उतना करने की जरूरत नहीं है, आता रहेगा, आप करते रहिएगा। नाउ इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ, लैंड बाउंड्री किन किन के साथ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में, ये समझिए हमारा प्यारा, समझ लीजिए प्यारा भारत है हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये जो है, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती, जो वो बॉर्डर है वो पीओके में है, लेकिन पीओके भी हमारा ही है, उसको हम अपने ही मैप पे दिखाते हैं क्योंकि पीओके है हमारा है, बात सही है। तो इसलिए हम लेंगे अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ, और म्यांमार। देखो चाइना, ये हो गया चाइना, ये हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया नॉर्थ में, ठीक है। और म्यांमार और बांग्लादेश इसमें, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश, ये ईस्ट में हमारा बॉर्डर सेट होता है। टोटल कितनी कंट्रीज हो गए, काउंट कीजिए। 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार एंड बांग्लादेश 7। टोटल हम 7 कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन आगे भी देखिए, अवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी, ये तो ये लैंड बाउंड्री के बाद, लेकिन हमारे कुछ समुद्री बाउंड्री भी तो हैं। समुद्र तो उनका जो नाम है क्या है, उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स को कैसे भूल सकते हैं? देखिए ये रहा हमारा मालदीव्स, ये रहा हमारा श्रीलंका, ये हमारे ओशन बाउंड्रीज शेयर हुए। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट। यहाँ देखिए आपको पार्क स्ट्रेट मिलने को मिलेगा,
ये जो है ना, ये होगा पार्क स्टेट, ठीक है। ये सब और हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं मिलेगा, ठीक है। एंड मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड ऑन द सॉर्ट ऑफ लक्षद्वीप, ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप खत्म और नीचे मालदीव्स, इतना सा डिस्टेंस है। तो बोलेंगे ये भी हमारे नेबर्स हैं। इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स, देख सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ये मैप, यहाँ आपका फंडा क्लियर होगा। ये मैप पे देखिए, हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतना एरिया पीओके का है, लेकिन हम बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि ये इंडिया ही है भैया। एक न एक दिन तो आना है वापस, कितना दिन तक रहेगा, एक न एक दिन तो इंडिया में इसको वापस मिलना ही मिलना है। तो हम पाकिस्तान इस बात को नकार ले कितना भी, लेकिन उसको तो मिलना ही मिलना है, मतलब इस एरिया को छोड़ना ही पड़ेगा एक न एक दिन, और वो लगता है जल्दी आने वाला है वो दिन। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, चाइना के साथ देखिए कितना लंबा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब मैं पूछूं सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ है लैंड, ऑब्वियसली चाइना, देख सकते हैं चाइना, चाइना, चाइना के साथ है। सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, भूटान। बन रहे हैं सवाल। और दो ओशन बाउंड्रीज, श्रीलंका और मालदीव्स। तो आज हमने जान लिया भारत कहाँ है, कैसे है। अब देखिए, ये देखिए फैक्ट यहाँ रहा था, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, दो टाइप के स्टेट्स थे इंडिया में, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। Provinces will rule directly by the British officials who were appointed by the Viceroy. Princely states were ruled by the local hereditary rulers who acknowledged sovereignty of the return of their homeland. आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, क्लियर कर देता हूँ। आज़ादी से अभी जैसे 28 स्टेट हम बोलते हैं, आज़ादी के पहले दो टाइप के स्टेट को बोलते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स और एक प्रोविंसेस। जो ब्रिटिश का जहाँ डायरेक्ट रूल था, जहाँ का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के अंडर था, मतलब जो भी करता धरता है जहाँ का ब्रिटिश है, उसको हम प्रोविंस बोलते थे। और जहाँ कहाँ पे कुछ लोकल राजा हुआ करते थे जो कुछ कर दिया करते थे ब्रिटिश को, तो उनको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। ये मतलब लोकल राजा रूल करते थे, बेटा का बेटा हेरिडिटी के साथ थ्रू रूल होता था, बस वो वहाँ लिखा है। इस बात को आप समझिए। हमने अपने नेबर्स देख लिए, हमने अपने ये भी देख लिए, साइज भी देख लिया, लोकेशन भी देख लिया। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी है, एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में होगा, आप ट्राई कीजिएगा करने का, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत को हमने आज देख लिया, लोकेशन, साइज कैसा दिखता है सब। हम जो अगला चैप्टर 2 होगा वो होगा फिजियोग्राफी, हमारे भारत की फिजिकल फीचर्स। भारत में हम भारत के अंदर घुसेंगे, अभी हम भारत को बाहर से देखे हैं, अब हम भारत के अंदर घुसेंगे। तो आप सबसे अपील है, विनती है कि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए। आपके लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है और ऐसी अन्य सीरीज बनाने का प्रोत्साहन मिलता है हमें। तो शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आपको बताऊँ तो ज्योग्राफी की 6 लेक्चर्स होने वाले हैं। 6 लेक्चर में हम पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई अगर बड़ा चैप्टर होता है तो उसको 1-2 वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता मत लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे किसी अगले चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।